तो मौर्य वंश को हमने देखा, तो कल हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठेगा, है ना। मौर्य वंश का सम्राट, अखंड भारत का जो सपना चाणक्य ने देखा था, उस सपने को साकार रूप देगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। उस समय आप पढ़ रहे होंगे 16 महाजनपदों में बटा हुआ था हमारा पूरा देश, है ना। ये ऐसा शासक आएगा कि सभी को जीतने के बाद, एक कहा जाता है ना, अखंड भारत का जो है स्थापना करेगा वो। अखंड का मतलब क्या होता है? जिसका खंड ना हो, जिसका खंडन ना हो, टूटा हुआ ना हो, सब एक में मिला हुआ हो। तो अभी हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि जब तक चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु होगी लास्ट समय में, हम देखेंगे भारत के नक्शे पे देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार क्षेत्र था, उसके साम्राज्य का जो विस्तार क्षेत्र था, वो कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है ना। और उससे अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में ये कितना बड़ा सम्राट, कितना बड़ा योद्धा था ये, ठीक है ना। अब सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने कल कुछ देखा था कल के क्लास में। अगर नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज सेकेंड क्लास है इसका। तो मौर्य वंश से संबंधित हमने इनका क्या देखा? हमने देखा कि कुछ इतिहासकार इनको ब्राह्मण कह रहे हैं, कहीं कहीं इनका उल्लेख शूद्र के रूप में मिलता है, कहीं कहीं इनको कुलहीन कहा गया है, वृषल कहा गया है ना। और यहाँ तक कि जो जैन ग्रंथ हैं और बौद्ध ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो आप बताओगे ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना, जैन धर्म का अनुयायी। ये तो कल लिखवाए थे। और यहां से आप याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दिया था। किसने दिया था? भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म की शिक्षा दिया था। भद्रबाहु, याद आ रहा? भद्रबाहु कौन थे? मतलब तुम लोग इनको भगोड़ा घोषित कर दोगे, है ना। भद्रबाहु जो थे, जब जैन धर्म दो हिस्सों में बटेगा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, तो जो दिगंबर होंगे वो कौन होंगे? भद्रबाहु के अनुयायी होंगे। और इनका जो मुख्य केंद्र होगा वो कर्नाटक का जो श्रवण बेलगोला स्थान है चंद्रगिरी पर्वत के आसपास, है ना। अब सुनिए, तो ये जो भद्रबाहु हैं चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म की शिक्षा दे देंगे और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। क्लियर है? अब आइए, इतनी बात, इतनी कहानी कल तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे की कहानी चलती है। अब कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, 305 BC, है ना, 305 ईसा पूर्व का समय आता है। और ये डेट अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 305 BC, ठीक है ना, यहीं पे लिख रहा हूं 305 BC, मतलब 305 ईसा पूर्व में कौन सी घटना हुई थी जो इतने महत्वपूर्ण है? तो 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो क्या बताओगे? 305 BC में हुआ था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। बहुत घमासान युद्ध होगा, ठीक है। और इतना घमासान युद्ध होगा कि इस युद्ध में, और चंद्रगुप्त मौर्य पहले से ही इतने बड़े योद्धा के रूप में जाना जाता था कि उसके सामने सेल्यूकस निकेटर की कोई औकात ही नहीं थी, ठीक है। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जो है विजयी घोषित हो जाएगा। कि जो ले जाता है ना, इसको पकड़ कर बढ़िया से कूटने वाला काम हो तो बढ़िया होगा। तो यहीं से इतनी ही दूरी में जाने में पूरा जो है
दम लगा देता है। सुनिए, ये 305 बीसी में जो युद्ध होता है इसमें जीतता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। अब देखो यहाँ पे एक संधि होगी, क्या होगी? संधि होगी। ध्यान से देखिएगा, जब कोई युद्ध होता है ना तो युद्ध का समापन अधिकतर देखा जाता है कि आपसी, कितना हल्ला, उस लड़के को पकड़ो। हाँ, अब देखो इस युद्ध में ये जीत जाएगा तो संधि होगा। देखो जब भी कोई युद्ध होती है ना तो युद्ध विराम एक संधि के माध्यम से ही होता है ना। जैसे आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे, जब जब अंग्रेज हमारे भारत देश पे या भारतीय राजाओं के साथ युद्ध लड़ेंगे तो जब जब अंग्रेज हारने लगेंगे ना तब तब वो संधि करेंगे। जब वो देखेंगे कि अब मैं हारने वाला हूं तो क्या कर लेंगे? संधि कर लेंगे, मतलब समझौता कर लेंगे कि भैया हमसे ये क्षेत्र ले लो, युद्ध यही विराम कर दो। और जब जीतने वाले होंगे ना तो संधि नहीं करेंगे, कहेंगे अब तो हम जीत जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से जब सेल्यूकस निकेटर देखा कि भैया अब मैं हार जाऊंगा, है ना, मेरे ऊपर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारी पड़ रहा है और ये विजयी घोषित भी हो गया लगभग, तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि भैया अब हम संधि कर लेते हैं। तो संधि कब होता था? संधि में या तो कुछ लेन देन करके होता था, ठीक है ना, या फिर पूरी तरह से हार मान जाओ। तो संधि में हुआ क्या? अब यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह की बात होती है। किसकी बात होती है? विवाह की बात होती है। और जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया, या फिर कहीं कहीं आपको हेलेना नाम लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो विवाह होगा कार्नेलिया से, कार्नेलिया, या फिर कहीं कहीं आपको हेलेना भी लिख के मिलेगा, है ना, हेलेना। और ये जो थी कार्नेलिया, ये सेल्यूकस निकेटर की क्या थी? पुत्री थी। अब सेल्यूकस निकेटर ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य से संधि के तहत आप हमारे पुत्री से क्या कर लो? विवाह कर लो, तो एक संबंध स्थापित हो जाएगा और हम लोग आराम से जो है शासन करेंगे। आप उस क्षेत्र पे करना, हम इधर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और झगड़े वाला ख्याल तो आएगा ही नहीं दिमाग में, युद्ध करना है क्योंकि भाई हमारी पुत्री आपके वहां जा रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि ये तो बढ़िया आइडिया है भाई चलो विवाह कर लेता हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कार्नेलिया से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। और जैसे ही विवाह करता है तो कहा जाता है दहेज के रूप में, दहेज कहो या संधि जो हुआ था समझौते के आधार पे, उसको क्या मिलता है? तो 4 प्रांत उसको दिए जाते हैं सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, है ना। पहला था काबुल, कंधार, हेरात, मकरात, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये चारों के चारों जो है स्थित है ना। काबुल, कंधार, वो जो इलाके थे वो दहेज के रूप में, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको दहेज के रूप में मिला चंद्रगुप्त मौर्य को। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संधि के तहत जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत ये 4 स्थान जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। अब ये सारा का सारा इलाका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के क्षेत्र में आ जाएगा, साम्राज्य के क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका साम्राज्य और बढ़ गया चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। अब सुनिए, तो हेलेना से विवाह हो गया। अब एक और जानकारी मिलती है जिस जानकारी को देता है प्लूटार्क। कौन देता है? प्लूटार्क। प्लूटार्क का नाम हमने कल देखा था, है ना। प्लूटार्क का नाम देखा था कि नहीं देखा था? सेंड्रोकोट्स कहा था ना इसने चंद्रगुप्त मौर्य को। तो प्लूटार्क के अनुसार अगर हम देखें, प्लूटार्क के अनुसार ये बताता है कि ये तो 4 जगह जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य का भी तो फर्ज बनता है भाई कि हम भी कुछ दे। भाई अपने ससुर को देगा कि नहीं कुछ? तुम केवल अपने ससुर से लोगे तुम लोग, तो ससुर को देना भी कुछ होगा। तो प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर को, मतलब सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किया था। कितना हाथी दिया था? 1 2 नहीं दिया था, सीधे सीधे कहा 500, जाओ जी ले अपनी जिंदगी। वाला डायलॉग याद आता है ना। तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? सेल्यूकस
निकेटर को कितना 500 हाथी दिया था, ये जानकारी देता है प्लूटार्क। क्लियर है? ये जानकारी देता है प्लूटार्क और ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। किससे विवाह हुआ था ये भी आपका क्वेश्चन बना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्या क्या मिला था, तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरात, ये पीसीएस में तो कई बार पूछा है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है मरते दम तक। कब तक नहीं भूलना है? मरते दम तक, भले उल्टा लटक के याद करना पड़े लेकिन याद करना। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य का एक और विवाह था, एक और पत्नी का नाम याद रखना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पत्नी का नाम है दुर्धरा। क्या नाम है? दुर्धरा। अभी जब हम आगे आएंगे तो इनका नाम मिलेगा। इसी दुर्धरा का जो पुत्र मिलेगा जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। ये बिंदुसार जो देख रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर बैठेगा, सम्राट बनेगा, इसी दुर्धरा का पुत्र था बिंदुसार। ठीक है ना, ये दुर्धरा जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। अब ये मत सोचना बस एक ही शादी करता था, ये सब है ना, ये बहुत सारी शादियां करेगा। अभी आओगे तो बिंदुसार 16 शादी किया था, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है ना, उसको सही कर दो। तुम लोग लेट करके बहुत आते हो यार, बार बार लेट करके आते हो। हाँ, हो गया ये। तो इतनी कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब युद्ध हुआ तो विवाह कैसे हुआ, किससे हुआ। ठीक है ना, अब देखिए इतना लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं। एक ही इसके से लिख रहे हैं, देख रही हो। चलो आ जाओ, देखो इतनी बात आप लिख लिए तो थोड़ा सा एक बार गुनगुना दो, पूछूं? चलो बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का न्यायी था? शिक्षा किसने दिया? भद्रबाहु ने दिया। चलिए, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? कौन जीता था? संधि हुआ। उस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? किसके साथ? कार्नेलिया या ये कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य की एक और पत्नी थी जिसका नाम, और इसके पुत्र का नाम बिंदुसार था। चलिए बहुत बढ़िया। और जब ये कार्नेलिया से शादी हुआ तो दहेज के रूप में क्या मिला था? और प्लूटार्क कुछ जानकारी देता है, क्या देता है? ठीक है, मिटा दूं? चलिए अब आगे देखिए, आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा और जानकारी है। आज चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त हो जाएगा, हम लोग बिंदुसार को भी हो सकता है पढ़ लें। चलिए अब देखिए ध्यान से, बच्चे पीछे ध्यान दो। अब कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना, इसकी मृत्यु को लेकर यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है ना, क्या हम देखेंगे? मृत्यु। ठीक है ना, तो मृत्यु कब हुई थी? तो डेट तो आपको इंपॉर्टेंट है, 298 बीसी में हुआ था मृत्यु। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो इधर, मृत्यु से पहले, ठीक है ना, कहा जाता है मृत्यु से पहले ऐसी जानकारी मिलती है कि ये अपने साम्राज्य को अपने पुत्र को सौंप कर चला गया कर्नाटक। कहाँ चला गया? कर्नाटक चला जाएगा, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में चला जाएगा, श्रवणबेलगोला में चला जाएगा। ठीक है ना, अब सुनिए, तो मृत्यु से पहले, ठीक है ना, ऐसी जानकारी मिलती है कि मृत्यु से पहले अपने साम्राज्य को सिंहसेन को, अपने पुत्र सिंहसेन को अपना साम्राज्य सौंप कर, और ये चला जाता है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं उसमें वो चला जाता है। ठीक है ना, और इसकी मृत्यु कैसे होती है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो उपवास के कारण, है ना, इसने वहां पर कर्नाटक में जाकर श्रवणबेलगोला में उपवास कर लिया था, मतलब अन्न जल त्याग दिया था। ठीक है ना, अन्न जल त्यागने के बाद भूख के कारण, उपवास के कारण वह अपना शरीर त्याग दिया, और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी?
मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा 298 ईस्वी श्रवण बेलगोला में, कहाँ पे? श्रवण बेलगोला, है ना। श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक। और यहाँ पे एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी पर्वत, है ना। वहीं पर जाके ये उपवास के कारण, किसके कारण? उपवास के कारण, सॉरी, उपवास के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसी को जैन धर्म में संलेखना पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलेखना पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मतलब जैन धर्म में जैसे हर धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, है ना। और आपका बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म में कैवल्य प्राप्त कर लेना अंतिम लक्ष्य है। तो उसमें कहा गया है कि जैन धर्म में कहा गया कि संलेखना पद्धति के द्वारा अपने शरीर का, अपने देह का त्याग करने के बाद ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म के अनुयायी होने के कारण ये क्या किया? संलेखना पद्धति के द्वारा, मतलब उपवास करके अपने शरीर का क्या कर दिया? त्याग दिया। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। अब मगध की गद्दी सौंप के चला गया किसको? सिंहसेन को। ऐसे ही सिंहसेन कहलाता है बिंदुसार। क्या कहलाता है? बिंदुसार कहलाता है। इसी बिंदुसार को ही, है ना, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, ठीक है ना। बिंदुसार का ही नाम सिंहसेन है। क्लियर है? अब ये सौंप के चला गया बेचारा। अब आइए, कहता है कि जब इसकी मृत्यु हुई अंतिम क्षण में, उस समय मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार क्षेत्र था वो कितना था उसको समझते, ये भी पूछता है। तो मृत्यु के समय, है ना, मृत्यु के समय साम्राज्य, है ना, मृत्यु के समय जो साम्राज्य था उसका विस्तार क्षेत्र हम देखते हैं। तो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो उतना अच्छा तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी इतना बना दे रहा हूँ कि तुमको लगे कि हाँ भारत है। ठीक है। गड़बड़ा आ गया, चलो, लग रहा है ना थोड़ा सा, बस आपको लगे कि भारत है। अब मृत्यु के समय विस्तार क्षेत्र क्या था तो मैं पहले यहां दिखा दे रहा हूं। मतलब हमें विस्तार क्षेत्र देखना है तो चारों दिशाओं में देखना है कि अगर उत्तर में कहां तक था उसका साम्राज्य, दक्षिण में कहां तक था, पूरब में कहां तक था और पश्चिम में कहां तक था। तो उत्तर में कहा जाता है कि हिमालयी श्रृंखला, कहां पे? हिमालयी श्रृंखला जो है वहां तक फैला हुआ था। मतलब ये पूरा का पूरा इलाका जो है आ गया हमारे किसमें? मौर्य साम्राज्य में, ठीक है ना। अब देखिए दक्षिण में आने पे हमें पता चलता है मैसूर तक। कहां तक? मैसूर मतलब कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना। तो कर्नाटक यहां पे है, देखो नीचे है ना यहां तक। तो यहां तक का जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य में। हम पूरब में चलते हैं तो दिखाई देता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी का मतलब यही तो बंगाल की खाड़ी है, मतलब ये पूरा इलाका। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए जब इधर आते हैं पश्चिम में तो हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला। तो हिंदू कुश पर्वतमाला देखोगे यही तो है हिंदू कुश पर्वतमाला, यही ना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान यहाँ पे होते हुए ऐसे निकल जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका था ये पूरा भारत जीत चुका था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और जो कुछ बचा खुचा है वो आने वाले शासक जीत लेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए इस तरह से इतना ज्यादा, इसको अगर हम ऐसे करें तो इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। अब खुद कल्पना कर सकते हो कि कितना महान योद्धा रहा होगा कि उसके सामने सारे राजाओं ने घुटने टेक दिए होंगे, तब तो इतने अखंड भारत की स्थापना करने में उसने सफलता प्राप्त किया। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा सम्राट रहा होगा वो, ठीक है ना। उसके जैसा सम्राट जब तक वो भारत वो गद्दी पर बैठा रहा तब तक अगल बगल के विदेशियों की हिका रहता है
हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे भारत की तरफ जो है आंख उठा के देख सके। ऐसा राजा चाहिए कि अगल बगल के शासक थर्राएं उसके नाम से, कांप जाते थे, कहते थे कि ना ना हम भारत पे आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासन है, वहां का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। ऐसा दहशत था इसका। लेकिन इसका एक नाती जो आएगा ना, अशोक जो अशोक आएगा ये गड़बड़ कर देगा सब कहानी। जैसे ये बौद्ध धर्म अपना लेगा और कलिंग विजय कर लेगा 261 बीसी में, उसके बाद इतना खून खराबा देखेगा कि कहेगा कि अहिंसा परमो धर्म है ना, कहेगा हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, और तलवार जो है छोड़ देगा, कहेगा कि और अपने सैनिकों को भी मना कर देगा युद्ध नहीं लड़ना है। अब बताओ, जब राजा युद्ध नहीं लड़ेगा तो अगल बगल तो भाई गिद्ध की नजर लगा कर बैठे हैं सब, है ना। तो जैसे ये शस्त्र डाल देगा, छोड़ देगा, नहीं लड़ेगा, वैसे हमला होगा, आक्रमण होगा। उसके बाद से जो है ये साम्राज्य धीरे 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 विघटित हो जाएगा। चंद्रगुप्त अशोक तक आते आते तो बहुत शक्तिशाली रहेगा, किसी की मान का नहीं कि उसके तरफ कोई आंख उठा के देख ले। लेकिन अशोक के बाद, सम्राट अशोक के बाद धीरे 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 ये साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा हम सब कहानी देखेंगे। पहले हम मौर्य वंश का जो विस्तार क्षेत्र देख लिए, अब सुनिए। इसके बाद इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आते हैं। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया हो तो मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब देखो ध्यान से, अभी हम बिंदुसार पे नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा कुछ और जानकारी है, उस जानकारी को हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां से आपके एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। जैसे हमने शुरुआत में देखा था साहित्यिक स्रोत में, दो स्रोत हमने देखा, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र और एक देखा था मेगास्थनीज का इंडिका। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र से जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि मेगास्थनीज के इंडिका से कौन कौन से प्रश्न बने हैं, है ना। तो लगभग 5-7 पॉइंट हैं दोनों में, 7-7 पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। और वहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखिए। पहले हम देख लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। किसको? कौटिल्य। इसका एक और नाम बताओ? चाणक्य। एक और नाम बताओ? क्या? विष्णु गुप्त। इस क्लास में कोई ऐसा बैठा है जिसके 3 नाम हो? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, है ना। इनकी रचना का नाम था क्या? अर्थशास्त्र। अब ध्यान से देखिए, यहां से कुछ पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे, किसी भी हाल में याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार बना है। पहला, अर्थशास्त्र जो उनकी पुस्तक का नाम है, तो ये जो है आप ये मत दिमाग में बैठा लेना कि ये इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है ना, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है कि यह जो है राजनीति से, किससे बाबू? राजनीति से संबंधित क्या है? पुस्तक है। पहला पॉइंट यही पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखो, कौटिल्य के या फिर चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना जो है मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है। मैकियावेली का नाम आप सुने होंगे, वेस्टर्न फिलोसोफर था, है ना। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे वो जानते होंगे मैकियावेली के बारे में, ठीक है ना, चिंतक था वो। अब कहता है कि जो अर्थशास्त्र, इसकी तुलना किससे की जाती है? इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, से की जाती है। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा गया। तीसरा पॉइंट ध्यान दो, इसी अर्थशास्त्र में चाणक्य ने क्या बताया है? इसमें अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया है कि जो भूमि होती थी तो भूमि का मालिक राजा होता था। कौन होता था? तो भूमि का मालिक राजा होता था। किसने बताया था बताओ? भूमि का मालिक कौन होता था? राजा होता था। अब सुनो, चौथा पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जासूस या गुप्तचर के लिए। किसके लिए? गुप्तचर के लिए। किसके लिए? गुप्तचर के लिए
गूढ़ पुरुष, कौन पुरुष? गूढ़ पुरुष शब्द यूज यहां पे मिलता है, ठीक है ना। अब देखो एक और पॉइंट जहां से आपके लिए बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। मौर्य काल में जो टैक्स लिया जाता था, जो कर वसूल किया जाता था, उसको भाग या बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो भाग या फिर बलि। बलि से ये मत सोचना कि किसी की बलि चढ़ाने की बात हो रही है। यहां बलि का मतलब है टैक्स। क्या है? टैक्स, या इसी को क्या बोलते हैं? कर। और ये भी बताता है चाणक्य कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो टैक्स वसूला जाता था वो भू राजस्व का कितना होता था? तो 1/6। कितना? ये भी पूछा गया है कि भू राजस्व कितना था उस समय। तो आपको याद रखना है भू राजस्व, भू राजस्व कितना था? 1/6 वसूल किया जाता था। क्लियर है? अब सुनिए, 7वां पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी को विवाह करने की अनुमति दे दी गई है इस अर्थशास्त्र में। मतलब पति के द्वारा जो स्त्री छोड़ दी गई है, मतलब वो अपने पत्नी को छोड़ दिया है, तो ये छूट देता है कि वह पत्नी, वह महिला किसी और पुरुष के साथ शादी कर सकती है। इसका जो है जानकारी यहां से मिलता है। इसमें आदेश दिया गया कि वो शादी कर सकती है, ठीक है। और यही लाइन हूबहू उठा के दे दिया था पीसीएस में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें जानकारी मिलती है कि पति द्वारा परित्यक्त महिला को शादी करने की अनुमति देता है। कौन? अर्थशास्त्र। 7वां एक और पॉइंट देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चाणक्य ही अर्थशास्त्र में राज्य का सप्तांग सिद्धांत देंगे। कौन सा सिद्धांत? तो आपसे यह भी पूछा गया है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? चाणक्य ने दिया था। किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र में। तो ये राज्य का कौन सा सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत दिया था। और इस सप्तांग सिद्धांत में 7 नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 7 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या है बताइए? पहला है राजा। क्या है? दूसरा है मंत्री। दूसरा है अमात्य, बोलते हैं अमात्य। इसी को क्या बोलते हैं? मंत्री बोलते हैं। तीसरा है जनपद। तीसरा क्या है? जनपद। चौथा है दुर्ग। दुर्ग का मतलब किला होता है, ठीक है ना। 5वां है आपका कोष। क्या है 5वां? कोष का मतलब धन, ठीक है ना। और 6ठा है आपका दंड। दंड का मतलब होता है सैनिक। दंड माने सैनिक। और जो 7वां होता है वो होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए, आप चंद्रगुप्त मौर्य का ये अर्थशास्त्र के बारे में लिख लो। बस इंडिका के बारे में बच रहा है अब। चलो आ जाओ, देखो लिख लिए हो। मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं उसको। किसको देखना है? जासूस को चर कहा जाता था, ठीक है ना। ये भी लिख लेना, अर्थशास्त्र से ही जानकारी मिलती है। जासूस को क्या कहते थे? चर। अब मेगास्थनीज का इंडिका देखो, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज का क्या देखना है? रचना का नाम क्या है? इंडिका। अब ध्यान से सुनो, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या क्या जानकारी देता है, देखो ध्यान से। पहली जानकारी देता है कि मौर्य काल में जो बिक्री कर था वो मूल्य का 1/10 था। क्या था? मूल्य का जो बिक्री कर टैक्स लिया जाता था वो 1/10 लिया जाता था। कितना लिया जाता था? वो पहला पॉइंट है, साथ में लिखते चलो तुम लोग। हाँ, दूसरा कहता है कि टैक्स चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था।
ठीक है ना। मौर्य काल में जो कर छिपा लिया, टैक्स नहीं दिया राज्य को, उसको सीधे सूली पे लटका दिया जाता था, ठीक है ना, मृत्युदंड। तो ये भी याद रखना, टैक्स या फिर कर चोरी करने वालों को क्या दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज ही है जो बताता है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, ठीक है ना। तो प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, दास नहीं होते थे, इसने बताया है ना। चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पाटलिपुत्र जो पटना था ना, उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी देता है, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पांचवा पॉइंट क्या बता रहा है, मार्ग निर्माण अधिकारी को बताया है कि एग्रोनोमाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एग्रोनोमाई। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मार्ग निर्माण अधिकारी उसको क्या कहा जाता था, तो एग्रोनोमाई कहा जाता था, एग्रोनोमाई कहा जाता था, ठीक है ना। छठवां पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, ठीक है ना, अपनी जाति या फिर पेशा से बाहर शादी नहीं कर सकता था, ठीक है ना। अब सातवां पॉइंट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां लिख रहा हूं सातवां पॉइंट। यहां से आपके पीसीएस में, आईएएस में, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है। कहता है कि मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में, 7। तो ये भी याद रखना कि इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, 7 वर्गों में विभाजित किया था, है ना। अब 7 नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा वर्ग था, है ना। तो मैं 7 नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। पहला था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था आपका पशुपालक, चौथा था कारीगर, पांचवा क्या बोल रहा हूं, पांचवा योद्धा, पांचवा कौन था, योद्धा, छठवां था निरीक्षक, और 7वां था मंत्री। 7वां कौन था, मंत्री। ये 7 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा था मेगास्थनीज ने, ये भी आपको याद रखना है, ये यहां से पीसीएस में पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना, लिख लीजिए। अब हम कल के क्लास में मिलेंगे और आप बिंदुसार के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, चलिए इतना लिख लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। जो भी आपको पूछना हो पॉइंट तुरंत पूछिए।